बहुत बहुत साधुवाद। मैं बिना देरी के अनुरोध करना चाहूँगा माननीय राजेंद्र बौद्ध जी जो दिल्ली से चल के आए हैं वो आए और कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि तालियां जरूर बजती रहे ताकि उत्साह में कमी न रहे। आइए परम आदरणीय राजेंद्र सर। सभी साथी मेरे साथ एक बार जरा जोश में आ जाए। मैं जोश से तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ बीच बीच में लोग उस्काई और नींद से सरोबार है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद साथियों। आज की इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मुझे मेरे संस्थापक जी ने यहाँ का प्रभारी बनाया हुआ है। राष्ट्रीय सचिव हूँ राजेंद्र सिंह बौद्ध, और मुझे इकाई को कहने की जरूरत नहीं है कि जिस सभा को इतना साथी ऐसे मिले हुए हैं कि भरा हुआ एक सभागार, हमारे बौद्ध भिक्षु जी, बहुत ही मन गदगद हो जाता है जब एक सभागार पूरी तरह से भर जाता है। तो जो परम पूज्य राजश्री साहू जी महाराज द्वारा हमारे लिए दलित समाज के लिए 50% सभा का जो लागू किए जाने पर 124 वर्ष हम मना रहे हैं। मैं ये जो प्रांतीय धम्म अधिवेशन और जिसमें लोग इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप सभी को बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हमारे लिए ऐसा कोई ऐसा सभागार में बोलने का इतना वो नहीं रह जाता कि भाई हम बहुत लंबी लंबी बातें करें। आपने इसको सब जो यहाँ आने के बाद जो इतनी सब उसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद से हम चलते हैं कि भाई अपने छोटी छोटी सभाओं में जाके आप लोगों को एकजुट किए, और एकजुट होने का यहाँ आप सब ने वो ये दे दिया हमें कि भाई आप सब लोग हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, और ये सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, आगे आने वाली समस्याओं से हम लड़ नहीं पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब, संस्थापक जी भारती साहब, इतने उससे आपको से इससे समझाने की एक एक बात आपकी समझ में डालते हैं कि अगर वो आपकी समझ में आ रही है तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, सबसे ज्यादा अपने बच्चों के दिमाग में ये बातें डालें कि हमारे आने वाले समय के लिए हमें कैसे तैयार होना है। तो मैं कोई ज्यादा समय यह लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपने वक्ता भाव हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे, जिनकी बातों को हम अपने उसमें ग्रहण करते हैं। इसी वजह से हम यहाँ सब इकट्ठा होते हैं। हम तो एक उनकी कड़ी है कि जो छोटी छोटी सभाएं करके उस ऐसी बड़ी सभाओं के लिए आपको लोगों को तैयार करते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप थे हमारे परम श्रद्धेय माननीय राजेंद्र सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी, और मैं अगले वक्ता की श्रेणी में बुलाना चाहूंगा परम श्रद्धेय माननीय दशरथ प्रसाद मौर्य साहब, राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय दशरथ प्रसाद मौर्य। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी तथा
भारतीय संविधान के रचयिता एवं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर इस सभागार में सभी लोग उपस्थित हैं, इन तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये आज की बैठक आयोजित की गई है। ये प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय DS बौद्ध जी तथा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय राजा रमन आनंद जी, विशिष्ट कोऑर्डिनेटर माननीय RS रवि बौद्ध जी, पूज्य भंते जी तथा हमारे आज के मुख्य अतिथि दयासागर बौद्ध जी एवं मंचासीन सभी पदाधिकारीगण तथा हमारे सभी उपासक एवं उपासिकाओं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आज ये प्रदेश अधिवेशन में 5 बिंदु रखे गए हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी ने पहले ही बताया है। इसमें एक है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, निःशुल्क शिक्षा। तो शिक्षा से ही, जैसा हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि जो शिक्षित होगा वही जो है सब कुछ कर सकता है, तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है और बच्चे उन्हीं के बारे में जान पाते हैं और उन्हीं को अपना महापुरुष संत गुरु सब कुछ समझते हैं। तो पाठ्यक्रम में इसका समावेश होना नितांत आवश्यक है। और माता सावित्रीबाई फुले जो नारी शिक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, और नारी शिक्षा सभी लोग साथियों, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हमारे छात्रों को जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, किसी को भी नहीं बताया जाता है। तो वो जो शिक्षा की देवी किसी और दूसरे को समझते हैं। तो जब इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तब वो जानेंगे कि शिक्षा के बारे में किसने कितना प्रयास किया है, और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ही है। साथियों, इसलिए हमारे महापुरुषों का पाठ्यक्रमों में प्रवेश जरूरी है। उनकी जीवन गाथा को जो है उसमें पाठ्यक्रम में रहेगी तो उसे पढ़ेंगे छात्र और समझेंगे। जैसा कि महाविहार बोध गया के बारे में हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वहाँ पर बहुत वर्षों से वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, लेकिन तमाम लोग जो गैर बौद्ध लोग उस पर कब्जा किए हैं, वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो इसके लिए भी हमारे संस्थापक महोदय ने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से वहाँ उपस्थित होकर के, और साथ में अन्य लोग भी गए, पूरा वहाँ पर सहयोग किया गया, जो भंते जी वहाँ के अगुवाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी राष्ट्र, और दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेला किसी संघर्ष को नहीं आगे बढ़ा सकता है। तो हमारे संस्थापक महोदय जी ने बताया है अभी प्रारंभ में ही कि इसके लिए संगठन आवश्यक होता है। तो साथियों, संगठन को मजबूत करना परम आवश्यक है। संगठन हमारा जब गांव-गांव तक पहुंच जाएगा तो वो उसमें जो लोग प्रशिक्षण लेकर करके, पढ़ कर करके, जान कर करके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो उससे गांवों तक जो है हमारे मानवतावादी शिक्षा और महापुरुषों के बारे में जिन्होंने मानवतावादी संदेश दिया, उनके बारे में सभी लोग जान सकेंगे। तो साथियों, हमारे सीनियर और जो है यहाँ पर हमारे मुख्य वक्ता लोगों को अधिक समय चाहिए, जिससे हम सभी लोग उनकी बातों को सुन सकें। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन बार बार कर रहा हूँ
कि ताली बाजे जोर से सबका मन हर्षाए और ताली बाजे धीरे से तो चाटा सी करना है, इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए मैं अगले वक्ता के रूप में परम श्रद्धेया रुचि आजाद बौद्ध है, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष RBM बरेली से है। उनका आमंत्रण है कि वो आए और अपनी मातृशक्ति की जो नेतृत्व कर रही है वो अन्य हमारे साथियों को सीखने का और बताने का कष्ट करें। परम श्रद्धेया रुचि आजाद बौद्ध जी बरेली से। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रुचि आजाद बरेली से और एक तुच्छ कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। जैसा कि बताया गया है कि आज जो टॉपिक दिए गए हैं केवल उन्हीं पे बोलना है, उसके अतिरिक्त हमें कहीं भी भटकाव की स्थिति नहीं लानी है। तो अगर हम एकत्रित हैं, एक हैं और संगठित हैं तो हमें भटकाव की स्थिति लानी ही नहीं है और ना आएगी। इसका हम सभी को एक सामाजिक रूप मिल गया है जंतर मंतर पर। अगर हम करते हैं कार्य और ठान लेते हैं तो बहुत दिनों बाद ये दिखाई दिया है कि हम उसमें सफल होंगे। तो इसलिए हम दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर सरल क्या कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बस हमें ठानना है, जो हमारे ये 5 बिंदु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने दिए हैं वो हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ये बस हमें ठानना है और हमें जानना है। बस फिर तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हमें संगठित रहना पड़ेगा। बिखराव की स्थिति बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि अगर दूसरों के कहने में हम बिखर गए तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा पाएंगे। ये हमारे जंजीज ने दिल्ली में दिखा दिया है और हमें ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में भी दिखाना है और अपने इस प्रोग्राम को, अपनी इस वेबिनार को, अपनी इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन को सफल बनाना है। पहला है महाबौद्धि महाविहार बोध गया में बौद्धों को मुक्त कराना। इसके लिए भी हमें एक ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा जो इस संघर्ष को सफल बनाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से भी और हमारी खुद अंतरात्मा की तरफ से भी, अपनी बुद्धि विवेक की तरफ से भी हमें वहां पहुंचना चाहिए, उस संघर्ष में साथ देना चाहिए और डटे रहना चाहिए जब तक बौद्ध विहार बिल्कुल बौद्ध ही नहीं हो जाता और मुक्त नहीं हो जाता बौद्धहीन जो लोग हैं। दूसरा है बौद्धों के लिए पृथक पर्सनल लॉ बनाया जाए और पाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। ये तभी हो सकता है जब हम बहुजन समाज एकत्रित होकर वहां पहुंचे और इस डिमांड को हम सभी के सामने रखें, ताकि ये डिमांड हम सभी की मानी जाए और जिस तरह से हम वहाँ इस्तीफा मिला है ठीक उसी तरह से इसको सार्वजनिक रूप से कहा जाए कि हाँ पाली भाषा आपकी भाषा है, इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता है। साथ में ही जो हम आधे से ज्यादा लोग, खास तौर पे हमारी माताएं बहनें सरस्वती माता को माता ही मानती हैं, आज भी घर में हैं, आप लोग साथ में लाए तो उनका मन मस्तिष्क से जागृत कैसे होगा, और हम लोग भी उसे ही मानते हैं। तो हमें माता सावित्रीबाई फुले को अगर राष्ट्रीय शिक्षक और माता बनाना है, इन्हें भारत रत्न दिलाना है, तो उन्हें ही पहली शिक्षिका के रूप में हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा राष्ट्रीय मंच पर और उनको लाना पड़ेगा, तभी उन्हें भारत रत्न की उपलब्धि प्राप्त हो पाएगी। लेकिन हम ये कार्य कर नहीं पा रहे पूरी तरह से, जैसे कि यहाँ भी हम महिला जो हैं वो कम हैं, उनकी उपस्थिति कम है। इसी तरीके से कैसे हो पाएगा कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिल पाए। हम सभी लोग इसको मंच पर लेकर आएंगे, हम सभी एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। इसके लिए सभी प्रयास करेंगे, एक बार कहेंगे, करेंगे। अगली बार महिलाएं बराबर की स्थिति में आएंगी यहाँ पर और उनकी उपस्थिति बराबर होगी 50-50%, जो कि हमारे यहाँ जो राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज थे, जब उन्होंने 50% का आरक्षण दिया है तो यहाँ 50% हम लोग भी होने चाहिए। जब आप लोग नहीं देंगे तो आपको कैसे मिलेगा? सोचिए, आप आधा हिस्सा तो घर पर छोड़कर आए, कुछ % है जो यहाँ आई है, 25% मुश्किल से हो।
तो इसलिए हमें इस आरक्षण को देना भी है और लेना भी है, पूरी तरह लागू करना है, जो आज भी 124 साल में पूरी तरह हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी, इसके बाद है हमारा राष्ट्रीयकरण। ये तो साहू जी महाराज ने पहले ही घोषित कर दिया था 1920 में ही कि यहाँ पर मुफ्त होगी आपकी शिक्षा, लेकिन शिक्षा तो मुफ्त हुई, लेकिन शिक्षक मुक्त नहीं हो पाया उनको शिक्षा देने के लिए। आज भी शिक्षक इतना बिजी कर दिया गया है, चाहे जनगणना में, बाल गणना में और चीजों में, कि वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते। जो प्राथमिक शिक्षा है वो हम दे ही नहीं पाते उन बच्चों को, और वो बच्चे पूरी तरीके से शिक्षा की एक श्रेणी में, शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाते। तो बताइए किस तरह से मुफ्त शिक्षा उन्हें मिल रही है और किस तरह से ये शिक्षा अनिवार्य हो गई। तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा इस मंच पर। और ये मंच हमें मिला है इसीलिए कि एक मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पर हमें ही चलना होता है, तभी हम मंजिल को पाएंगे, तभी हमें कल्याण होगा हमारा। इसके अतिरिक्त है महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख तथा बहुजन समाज में जन्मे संतों को उनकी जीवनियों पाठ्यक्रम। यहाँ हमने देखा है 2-4 सालों में भी लॉकडाउन के बाद सीबीएसई बोर्ड ने कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ हैं माता सावित्रीबाई फुले को, महात्मा ज्योतिबा फुले के पैराग्राफ अपने महान विभूतियों में डाले हैं। हम बच्चों की अगर उसमें देखें तो उसमें हैं, लेकिन अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज नहीं आई है। ये हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटी छोटी मीटिंग है जो हम लोग करते हैं, जागरूकता के अभियान चलाते हैं, उससे ये चीज हुई है। और अगर हम इसे और तेजी से चलाएंगे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचेगी और इनके बहुत बड़े बड़े पाठ और इनकी जीवनियों पर हम लोगों को एग्जाम तक में लिखने को आएगा। तो हमें इसके लिए भी कदम उठाने होंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि वो ही एक राजा थे साहू जी महाराज, जिन्होंने राजतंत्र को एक तरफ रखकर प्रजातंत्र का फेवर किया और उसको जमीनी स्तर पर लाया। उन्होंने सामाजिक न्यायता की बात की, उन्होंने न्याय दिया सामाजिक। आज जो हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, राजतंत्र की बात हो रही है। यहाँ चाहते हैं वो एक अधिकार हो, राजतंत्र हो, जो है राजा बस वही जो कहता है वही माना जाए। लेकिन वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, मजदूर की बात की, उन्होंने जाति विवेक को छोड़ने की बात। तो सोचिए उस वक्त वो एक सामाजिक न्याय, एक मॉडर्न समाज लाना चाहते थे, मतलब मॉडर्न सोसाइटी। तो हमें भी ये कार्य करना होगा, ऊंच नीच को छोड़ के, जातिवाद को छोड़ के, अपने विचारों को सामाजिक स्तर पर, एक जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। और इसके लिए हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी, इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जब उसूलों पे चोट आए तो टकराना अच्छा, जब उसूलों पे चोट आए तो टकराना अच्छा। अगर हम सब जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना अच्छा। इसी के साथ अपनी बड़ी विदाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद रुचि जी। और मैं मंच पर मैं निवेदन करूंगा, परम श्रद्धेय माननीय आर्यस्य बौद्ध रवि साहब, प्रभारी उत्तर प्रदेश। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सहित सभी महामानवों को 3 बार नमन बंदन करता हुआ आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य स्तर का जो अधिवेशन चल रहा है, इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा दे रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सहित 1 दर्जन से अधिक के राज्यों को मार्गदर्शन कर रहे हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, साथ ही साथ मंच में पधारे हुए सभी वरिष्ठ एवं सहवर्गीय साथियों का सादर सम्मान करते हुए और आप सबके पहले विश्वव्यापी
बुद्ध धाम एवं संघ के माध्यम से पूरे भारत को, पूरी दुनिया को आलोकित करते हुए परम पूज्य भिक्षु संघ को भी 3 बार नमन बंदन करता हुआ आज के इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सहवर्गी साथियों, उपासकों का सादर सम्मान करते हुए करुणा, ममता एवं दया बांटने वाली यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हैं, उनका भी सादर सम्मान करते हुए और मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश राज्य के हमारे प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के और यहाँ तक कि तहसील स्तर के जो छोटे बड़े सहवर्गी कार्यकर्ता हैं, उन सभी प्रबुद्ध साथियों का सादर सम्मान करते हुए यहाँ पर विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्रा भी उपस्थित हैं, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं, चूँकि हमारे बीच में बहुत ही प्रभावशाली में अच्छे वक्ता हैं, इसलिए हम आप सबको उनकी वाणी को, उनके विचारों को बड़ी ही गंभीरता से सुनने का प्रयास करना है। क्योंकि मैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य का प्रभारी हूँ। इस नाते एक बार फिर से जो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता गण हैं, जिन्होंने आप सबको इतना अच्छा कार्यक्रम तैयार करके दिया है, उन सभी सहवर्गी साथियों को सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं 2 बिंदुओं पर बड़ी बात रखना चाहूँगा। प्रबुद्ध साथियों, जो पहला बिंदु है कि जो बुद्ध धम्म है या बुद्ध धम्म की जो हमारे देश में धरोहर हैं, मुख्य रूप से महाबोधि विहार ले लीजिए या और भी बुद्ध विहार हैं या और भी बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, वह आज भी क्लियर बौद्धों के हाथ नहीं सौंपे गए हैं। जो मालिकाना हक है वह आज भी गैर बौद्धों के हाथ है। और बौद्ध स्थलों की बात क्या करें, जो पूरी दुनिया का जो महाबोधि विहार बोध गया वर्तमान में बिहार में है, जो भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, उसका ही मालिकाना अभी तक बौद्धों, क्लियर बौद्धों के हाथ रही है, कहना चाहिए गैर बौद्धों के हाथ है। तो इसके लिए हालांकि हमारे विभिन्न संगठनों द्वारा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भी महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसके लिए अब तक कई बार आंदोलन हुए हैं और अभी भी बोध गया बिहार में 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं, यह आंदोलन जारी है। इसके लिए हमारे भारत के, हमारे इंडिया के सभी लोगों को, सभी प्रबुद्ध साथियों को तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहिए है और इस आंदोलन को गति देते रहना चाहिए है। दूसरे बिंदु पर मैं बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वर्तमान समय में प्रस्तावना में ही हमारे संस्थापक जी ने बताया कि भारत, पूरे भारत की बात क्या करें, 2 राज्यों के बीच से ही लगभग 1.5-2 लाख स्कूलें बंद, शासकीय स्कूल बंद करा दी गई हैं। इसका प्रमुख कारण यह है प्रबुद्ध साथियों कि वर्तमान सरकार के माध्यम से कस्बों में, नगरों में निजी स्कूल अर्थात वो प्राइवेट संस्थान चलाए जा रहे हैं। तो जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे गरीब समाज के या वंचित समाज के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी भी फीस वर्तमान सरकार RTI के तहत अर्थात जिनका नाम गरीबी रेखा में है, BPL में है, उनके बच्चों की फीस भी वर्तमान सरकार प्राइवेट स्कूल के माध्यम से भर रही है। ऐसी दशा में गरीब या BPL कार्डधारी बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और ऐसी दशा में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर संख्या 0 होती जा रही है और सरकार को एक बहाना मिल रहा है कि जब स्कूल में विद्यार्थी ही नहीं होंगे, जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे पढ़ने वाले, तो फिर
स्कूलों को जारी रखना एवं नए शिक्षकों की भर्ती करना ये जरूरी नहीं होगा। इसी साजिश के तहत वर्तमान समय में पूरे भारत से कई लाख शासकीय स्कूल, मुख्य रूप से प्राथमिक स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में हमारे समाज की शिक्षा प्रभावित होगी। शिक्षा इसलिए प्रभावित होगी कि अभी तो वर्तमान समय में गरीब विद्यार्थियों की फीस सरकार भर रही है, और कुछ समय बाद गरीब विद्यार्थियों की सरकार फीस भरना बंद कर देगी और प्राइवेट संस्थान स्कूल की फीस अत्यधिक बढ़ा देंगे, और इसी दशा में हमारे गरीब समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा 10-25 साल बाद हम लोगों को समझ आएगा कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिसे हम वंचित समाज कहते हैं, वह धीरे धीरे शिक्षा से कोसों दूर होने लगेगा। प्रबुद्ध साथियों, यह बात हम इसलिए कहना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि वर्तमान समय में यदि IIT की पढ़ाई करने जाते हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहां पर इतनी अधिक फीस बढ़ा दी गई है वर्तमान सरकार द्वारा कि अब डॉक्टर बन पाना अपने बहुजन समाज के विद्यार्थियों के लिए, वंचित समाज के विद्यार्थियों के लिए दिन दिन दुभर होता जा रहा है। इस वजह से जो हमारे इस बाइलाज में है, जो आप लोगों के पास पम्फलेट भी प्राप्त हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समान शिक्षा हमारे देश में जारी रहना चाहिए। इसके लिए हमारे देश के सभी संगठनों को आगे आना चाहिए है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भी हमारा यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। प्रबुद्ध साथियों, मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते यह भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वर्तमान समय में हमारे देश में चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, कई प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं, परंतु आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जहां काम कर रहे हैं वहां पर आप मजबूती से काम करते रहें। लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि या कुछ समय बाद महसूस होने लगेगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान समय में RSS को टारगेट करते हुए समाज में, बहुजन समाज में सर्वांगीण विकास हो, बहुजन समाज में मल्टीपर्पज डेवलपमेंट हो, इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सबके सामने कृत संकल्प है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बुद्धमय भारत बनाने का, अपने पूर्वजों की धरोहर को अस्थायी करने का जो प्रयास है, उसके लिए आप लोग तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। प्रबुद्ध साथियों, अभी हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता शेष हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर और ये खूबसूरत हाल को भरने का जो जिम्मा लिया था, उन्होंने निश्चित ही इसमें सफल होते दिख रहे हैं। उन सभी अपनी कार्यकर्ताओं को, सहयोगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आयोजक मंडल को, और इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होंगे आप लोग हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और भी जो समतामूलक बहुजन समाज के संगठन हैं, उन सब में आप लोग अपनी भागीदारी अदा करते रहेंगे। और समय कम है, फिर भी मैं 2-3 नारे लगाऊंगा और उस नारे का उत्तर एक ही होगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आप लोग हमारा साथ देंगे। पूर्वजों की धरोहर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पूर्वजों के धरोहर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। परम पूज्य विश्वव्यापी बुद्ध धर्म संघ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विश्वव्यापी बुद्ध धर्म संघ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देवाना प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान के कल्याणकारी राज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। एक बार पुनः पूर्वजों की धरोहर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज जी के आरक्षण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इतना कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रभु भारत, जय भारत का संविधान।